तो आज की डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे HTML के बारे में, क्योंकि वेबसाइट एंड वेब पेजेस की बात तो हमने की, तो इन्हें HTML से डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वेब पेजेस एंड वेबसाइट सिर्फ HTML से ही बनते हैं। HTML उनमें से एक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, जावा, CSS, रिएक्ट, एंगुलर, ऑब्जेक्टिव C और स्काला से भी वेब पेज डेवलप होते हैं। HTML इनमें सबसे आसान होता है और अगर आपने सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया है तो आपने वेब पेजेस बनाए भी होंगे, तो फिर आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होगा, है ना? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, सही कहा आपने। तो आज इसी को लेकर आपको डीप नॉलेज मिलेगी। बस बने रहिए हमारे साथ। HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस का स्ट्रक्चर और कंटेंट तैयार किया जाता है। वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, जो एक एसेंशियल लैंग्वेज है। इसे यूज करने वाले इससे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट, इमेजेस, वीडियोस और बाकी कंटेंट को वेब पेज में डालते हैं। आपने कर रखा होगा तो आपको बटन बनाना, हाइपरलिंक डालना, ये सब कुछ याद आ रहा होगा। आपका लॉजिक क्लियर करने के लिए HTML पर एक क्विक लुक ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल्स में जाएंगे। HTML में अलग अलग टैग्स यूज होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे टैग्स को एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। आपके कीबोर्ड में जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है ना, उसी को एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा साथ आते हैं। जैसे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P को पैराग्राफ ओपन करने के लिए और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर /P पैराग्राफ क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट्स बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जिन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड या वर्डपैड पर लिखा जा सकता है। इसका एक्सटेंशन होता .html। तो कैसे समझेंगे कि किसी वेब पेज को HTML से डिजाइन किया गया है? इसका सबसे आसान तरीका है, एड्रेस बार पर वेबसाइट के लिंक को आप देखिए और अगर वहां स्मॉल लेटर्स में HTML लिखा हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि इस वेबसाइट की कोडिंग में HTML यूज किया गया है। HTML5 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इसमें बहुत से न्यू फीचर्स थे जैसे सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट, इम्प्रूव्ड सेमेंटिक एलिमेंट्स और मोबाइल डिवाइसेस के लिए बेटर सपोर्ट। HTML की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे दूसरी लैंग्वेजेस जैसे CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब कोड्स को रीयूज किया जा सकता है और डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाए जा सकते हैं। वेब ब्राउजर्स HTML डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं और उससे कंटेंट यूजर की स्क्रीन पर रेंडर होता है। अलग अलग वेब ब्राउजर्स HTML को थोड़ा डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए डेवलपर्स को उनके कोड को अलग अलग ब्राउजर्स के लिए टेस्ट करना पड़ता है ताकि कोड सही से रन करे। तो मोटा मोटा आपने समझ लिया कि वेब पेज डेवलपमेंट में बिना HTML के गुजारा नहीं है। अब जरा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। HTML को डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने, जो WWW या वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर भी हैं। टिम एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो MIT और ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े हैं। HTML इन्होंने 1989 में डेवलप किया था। तब ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड में काम करते थे। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल हुई और उसे ही इन्होंने नाम दिया वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो वेबसाइट के पहले www लिखा रहता है, एग्जैक्टली वही। तो आप इन्हें थैंक यू कहिए कि इन्हीं के चलते आज हम घर बैठे इंटरनेट पर हर उस चीज की जानकारी पा सकते हैं जो हमारा काम आसान करती है। अगर बिग डेटा पर हमारी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत क्यों पड़ी और इसे डेवलप करने में CERN का क्या रोल रहा, ये आप समझ जाएंगे। फिलहाल HTML का लेटेस्ट वर्जन है HTML5, लेकिन HTML1 से लेकर HTML5 के बीच एक वर्जन ऐसा भी आया जिसे XHTML कहते हैं। साल 2000 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने XHTML रिलीज किया था, जो कि HTML4 का रीफॉर्मुलेशन था। XHTML फॉलो करता था XML या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के रूल्स। XHTML को इसलिए लाया गया था ताकि वेब पेजेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, रिलायबल और एक्सेसिबल बने। इसे डेटा स्टोर और डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी नाम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे आपके नाम का एक मतलब है
अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे why HTML तो इतना टाइप करते ही आपको सजेशन मिलेगा why HTML is called a markup language, यानी कि लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो HTML को इसका जो नाम मिला है इसके फीचर्स के चलते मिला है। जहां तक हाइपर टेक्स्ट की बात है तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के अंदर एक लिंक हो सकता है। जब भी आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुलता है, मतलब आपने एक हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक किया था। सो हाइपर टेक्स्ट का एक तरीका है जिससे दो या उससे ज्यादा वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं मार्कअप लैंग्वेज पर। मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेआउट और फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज से टेक्स्ट ज्यादा इंटरैक्टिव और डायनेमिक दिखते हैं। ये किसी टेक्स्ट को इमेज, टेबल्स, लिंक्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकता है। आगे बढ़े उससे पहले HTML के कुछ हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स पर हम नजर डालते हैं। 1992 यानी कि 1992 में HTML 2.0 को इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप ने डेवलप किया था, जो क्लोज हुआ 1996 यानी 1996 में। इसी से कोर HTML के स्टैंडर्ड सेट हुए थे। 1997 यानी 1997 में HTML 2.0 में ही इमेजेस, सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स के अराउंड टेबल्स, एप्लेट्स और टेक्स्ट फ्लो जैसे फीचर्स जोड़े गए। एग्जिस्टिंग HTML में ये सभी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की तरह डाले गए। फिर 1994 में आया HTML 4.1। इसके साथ जो फीचर्स आए वो थे मल्टीमीडिया ऑप्शंस, स्टाइल शीट्स, बेटर प्रिंटिंग फैसिलिटीज और वो डॉक्यूमेंट्स जो यूजर्स को ज्यादा एक्सेसिबल हो सकते थे। साल 2000 में XHTML 1.0 आया, जिसने XML के फीचर्स को HTML में इंट्रोड्यूस करके इसे और भी इजी बनाया। थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था। 2015 में HTML 5 आया और इसने HTML 3.2, HTML 4 और XHTML 1X को रिप्लेस कर दिया। इसने ऑफलाइन मीडिया स्टोरेज को सपोर्ट किया। फूटर, हेडर, नेविगेशन जैसे ज्यादा स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट जोड़े गए। सिंपल इनलाइन डॉक टाइप, ऑडियो एंड वीडियो एम्बेडिंग कंटेंट इंट्रोड्यूस हुए। HTML 5.1 के साथ 2016 में वीडियो एक्सपीरियंस, वेब फॉर्म्स, इमेज एक्सेसिबिलिटी और ग्रामर एंड स्पेल चेक में HTML और भी बेहतर हो गया। और आखिरकार 2017 में HTML 5.2 के साथ कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट API, डिसेबल्ड लोगों के लिए इंटरनेट का रिच एक्सपीरियंस देना और रिस्पॉन्सिव डिजाइन पॉसिबल हुआ। अब जरा HTML के मोस्ट यूज्ड टैग्स और एलिमेंट्स पर हम नजर डालते हैं। फिलहाल HTML में 142 यानी कि 142 टैग्स अवेलेबल हैं, जिनसे अलग अलग एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। आज के मॉडर्न ब्राउजर्स इनमें से कुछ टैग्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक HTML डेवलपर के तौर पर आपको इन सब की जानकारी होनी जरूरी है। HTML के मोस्ट यूज्ड टैग्स और दो मेन एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स। पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बात करें तो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरे पेज की चौड़ाई को ले लेता है और हमेशा डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन शुरू करता है। एग्जाम्पल के लिए HTML में एक हेडिंग एलिमेंट हमेशा पैराग्राफ एलिमेंट से सेपरेट लाइन में रहता है। हर HTML पेज इन 3 टैग्स का इस्तेमाल करता है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML टैग एक रूट एलिमेंट होता है जो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। एंगल ब्रैकेट्स के बीच में हेड टैग के पास होता है जो मेटा इंफॉर्मेशन जैसे कि पेज का टाइटल और 4 सेट। एंगल ब्रैकेट्स के बीच में बॉडी टैग उन सभी कंटेंट को एनक्लोज करता है जो कि एक वेब पेज में शो होते हैं। कोडिंग में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, पर हम ज्यादा कोडिंग डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ कोडिंग के बदले पूरे HTML पर हमारा फोकस है। इसी तरह होते हैं हेडिंग टैग्स जो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में H1 से एंगल ब्रैकेट्स के बीच H6 तक होते हैं, जहां H1 का मतलब होता है लार्जेस्ट साइज और H6 तक जाते जाते साइज छोटी हो जाती है। इसके बाद है पैराग्राफ टैग्स जिन्हें एंगल ब्रैकेट्स के बीच में P टैग से एनक्लोज किया जाता है। नया पैराग्राफ लिखने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अगला टैग है लिस्ट टैग्स जिनके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जैसे एंगल ब्रैकेट्स के बीच में OL टैग को ऑर्डर लिस्ट के लिए और एंगल ब्रैकेट्स के बीच UL को अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखा जाता है। अब आते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पर। एक इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के इनर कंटेंट के फ्लो को बिना ब्रेक किए उसे फॉर्मेट करता है। जैसे एक एंगल ब्रैकेट के बीच स्ट्रॉन्ग टैग किसी एलिमेंट को बोल्ड में शो करता है और एंगल ब्रैकेट के बीच EM टैग किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स में रेंडर करता है। साथ ही हाइपरलिंक्स ऐड करने के लिए इनलाइन एलिमेंट्स यूज होते हैं।
इसके लिए एंगल ब्रैकेट्स के बीच ए टैग के साथ href एट्रीब्यूट यूज किया जाता है और ये है हाइपरलिंक का एग्जाम्पल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि HTML को सीखना चाहिए या नहीं, तो इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फायदे गिन लेते हैं। तो HTML एक्चुअली एक बिगिनर फ्रेंडली वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। साथ ही इस मार्कअप लैंग्वेज को वाइडली यूज किया जाता है और इससे जुड़ी कम्युनिटी भी ना काफी बड़ी है, तो सीखते समय सपोर्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है जो कम्प्लीटली फ्री लैंग्वेज है, तो ये लगभग सभी ब्राउजर्स पर रन कर सकता है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी है, जिस वजह से HTML को दूसरी लैंग्वेजेस जैसे PHP और Node.js के साथ बैकएंड में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब आते हैं इसकी खामियों पर। तो HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है, मतलब ये स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के काम आता है, क्योंकि डायनामिक फंक्शनैलिटी वाले वेब पेजेस डेवलप करने के लिए डेवलपर को जावा स्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ती है, या यही काम PHP जैसे बैकएंड लैंग्वेज से करना पड़ता है। सेम एलिमेंट होने के बावजूद भी HTML के साथ यूजर्स को इंडिविजुअल वेब पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। HTML के साथ ब्राउजर कंपैटिबिलिटी की दिक्कत रहती है, क्योंकि कुछ ब्राउजर्स बहुत स्लोली HTML के नए फीचर्स अडॉप्ट करते हैं, तो कुछ ब्राउजर्स नए टेक्स्ट को रेंडर ही नहीं करते हैं। HTML भले ही अपने आप में पूरा ना हो, पर दूसरे वेब डेवलपिंग लैंग्वेजेस के साथ बड़ी आसानी से इसका इंटीग्रेट हो जाना ही टेक वर्ल्ड में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से अदर लैंग्वेजेस के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS की। तो ये एक सिंपल डिजाइन लैंग्वेज है जिससे वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। CSS को इसलिए बनाया गया है ताकि ये डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन से अलग करे। जैसे कि HTML से वेब पेज में कंटेंट आपने लिख दिया, तो वहीं CSS से आप फॉन्ट, लेआउट और कलर्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS को कोर टेक्नोलॉजी काउंट किया जाता है। HTML से वेब पेज को स्ट्रक्चर मिलता है, तो CSS से लेआउट, ग्राफिक्स और स्क्रिप्टिंग मिलती है। एक्चुअली फ्रंट एंड डिजाइन के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट साथ मिलकर के काम करते हैं। वेबसाइट पर जो पेज आप देखते हैं वो है फ्रंट एंड और उसके पीछे जो कोडिंग होती है वो है बैक एंड। HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट साथ मिलकर के किसी वेबसाइट की कंटेंट, स्टाइल और इंटरैक्टिविटी डिसाइड करते हैं। इन तीनों को साथ में बैकबोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वेबसाइट पर आपको जो भी दिखता है वो इन तीनों की वजह से ही पॉसिबल होता है। इन्हें इकट्ठे क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी कहते हैं, जो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स पर रन करते हैं। अगर एक वेबसाइट को ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया जाए तो HTML है फिजिकल बॉडी, CSS है बॉडी पर पहने जाने वाली एक्सेसरीज और जावा स्क्रिप्ट इस बॉडी को बात करने लायक और मूव करने लायक बनाता है। HTML बॉडी यानी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को खड़ा तो कर देता है, पर लोग उसे नोटिस तभी करेंगे जब उस पर एक्सेसरीज चढ़ेंगी या उसका पर्सनल स्टाइल डिफाइन होगा। यही जरूरत पड़ती है CSS की। ये वेबसाइट के कंटेंट को स्टाइल और स्ट्रक्चर देता है और ब्राउजर को बताता है कि इन्हें डिस्प्ले कैसे करना है। जब CSS को HTML से लिंक किया जाता है तो ये बॉडी पर कपड़े डालने जैसा होता है। जैसे कि आप पहनने के लिए मैचिंग कलर के शर्ट और ट्राउजर चूज करते हैं, उसी तरह। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि HTML के बिना CSS का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कपड़े इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, अगर आप उन्हें नहीं पहनेंगे तो उनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट पर। जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट के लिए दिमाग का काम करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट करने के लिए दिमाग से ही इंस्ट्रक्शन मिलता है। एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यहाँ एक डेवलपर के तौर पर यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट और जावा जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। जावा स्क्रिप्ट HTML और CSS को एनिमेट करता है और एक वेबसाइट में जान डालता है। जावा स्क्रिप्ट के बिना HTML और CSS से बना वेब पेज सिर्फ एक जानकारी यानी कि एक इन्फॉर्मेशन और कंटेंट से भरा एक बोरिंग सा पेज लगता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ट्विटर को हम ले तो जावा स्क्रिप्ट ही एक ट्वीट को एक्सपैंड करता है और हम ट्वीट के नीचे रीट्वीट्स को देख पाते हैं। जावा स्क्रिप्ट का कमाल ही है जो गूगल मैप्स को लाइव एंड इंटरैक्टिव बनाता है। कोई भी नई स्किल सीखने के पहले किसी लर्नर का पहला सवाल यही होता है कि क्या ये सीखना बहुत मुश्किल है? तो HTML के लिए भी ना लोग यही पूछते हैं।
तो एक बिगिनर के लिए HTML सीखने के लिए चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, थोड़ी और प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट और गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ही सीखिए। हमेशा जीरो से स्टार्ट कीजिए और अपना लॉजिक क्लियर कीजिए। आपके इंटरेस्ट और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इसे सीख लेंगे। इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। और HTML सीखते हुए ये ख्याल दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए कि आप रातों रात सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि HTML एक ओपन सोर्स मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो कहां से सीख सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है कोडकैडमी। कोडकैडमी के पास ढेर सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से कोई कैंडिडेट अपनी टेक्निकल स्किल्स को शार्प कर सकता है। बेसिक HTML कोडिंग सीखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को 50 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स यूज करते हैं। यहाँ पर आप लर्न बाय डूइंग, इंस्टेंट फीडबैक और प्रैक्टिस से अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। ये फॉर्म्स, चार्ट्स और इवेंट्स के जरिए भी कैंडिडेट्स को असिस्टेंस देते हैं। इनके ऑनलाइन फोरम पर स्टूडेंट्स अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। अगला फ्री प्लेटफॉर्म है learn-html.org। HTML के बारे में आपको जो भी जानना और सीखना है, उसके लिए ये एक रिलायबल सोर्स है। इनके फ्री ऑनलाइन मॉड्यूल से आप स्टेप बाय स्टेप कोडिंग सीख सकते हैं। HTML और CSS को यूज करके शुरू से कैसे वेबसाइट डिजाइन की जा सकती है, इसका ट्यूटोरियल भी यहाँ पर अवेलेबल है। इनके दिए हुए लेसन्स में एसेंशियल एलिमेंट्स, लिंक्स, इमेजेस, बटन्स, नेविगेशन बार्स, फॉर्म्स, वीडियो, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ऐप कैश, लोकल स्टोरेज, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फीचर्स को आप बनाना सीख सकते हैं। जनरल असेंबली डैश भी बिगिनर्स के लिए HTML बेसिक्स सीखने का एक अच्छा जरिया है। HTML बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आप सर्च करेंगे तो ढेर सारे और भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जान लेते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आप सीखेंगे तो जल्दी ही ग्रैप करेंगे और एरर्स के चांसेस भी कम होंगे। जैसे कि हमेशा अपने HTML टैग्स को क्लोज कीजिए। मतलब अगर आप कोई नया पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में P से पैराग्राफ शुरू हुआ और एंगल ब्रैकेट्स /P से क्लोज हुआ, तो लिखते हुए ये कुछ इस तरह होगा। एंगल ब्रैकेट के बीच में P, माई फेवरेट एनिमल्स आर हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, एंगल ब्रैकेट्स के बीच में /P। इससे ये इंश्योर होगा कि आपका HTML पेज सभी ब्राउजर्स पर प्रॉपर्ली काम करेगा और कोई एरर नहीं आएगा। जहां भी पॉसिबल है वहां CSS को यूज कीजिए। इससे वेब पेज को अच्छा लुक मिलेगा। हर कहीं टैग्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। HTML वैलिडेटर का इस्तेमाल आपको हमेशा सेफ साइड में रखता है। HTML वैलिडेटर से आपकी कोडिंग वाले एरर्स पकड़ में आ जाते हैं। जैसे कहीं अगर क्लोजिंग टैग मिसिंग है तो ब्राउजर पर आपका पेज सही से आउटपुट नहीं देगा। HTML वैलिडेटर से HTML टैग्स को सही से यूज करने का तरीका समझ आता है। बाकी जितनी भी ज्यादा गलतियां होंगी उतना ही आप अच्छे से सीखेंगे। W3C मार्कअप वैलिडेशन सर्विस और WDG HTML वैलिडेटर को अच्छा HTML वैलिडेटर माना जाता है। HTML कमेंट्स यूज करना आपकी एक्सपर्टीज को दर्शाता है। अपने HTML कोड को दूसरों के लिए क्लियर बनाने के लिए आप अपने कोड्स में कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब ब्राउजर्स इन कमेंट्स को इग्नोर करते हैं और पेजेस पर ये डिस्प्ले नहीं होते। कमेंट्स दरअसल कोड के अंदर ही शॉर्ट नोट और रिमाइंडर्स होते हैं। तो जब भी आप वेब पेज में इमेज यूज करने की सोचे तो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में IMG टैग से इमेज की लंबाई और चौड़ाई को डिफाइन कीजिए। ऐसा करने का एडवांटेज ये मिलता है कि वेब ब्राउजर को पहले से पता होता है कि इमेज को किस साइज में डिस्प्ले करना है। इससे फायदा ये है कि वेब पेज पर आने वाले यूजर्स को इमेज डाउनलोड होने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि अगर कोई वेबसाइट लोड होने में ज्यादा समय ले ले तो हम दोबारा उस पर जाने से बचते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस एक जरूरी फीचर है HTML में और अक्सर यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप वर्ड फाइल पर कोई कंटेंट लिखते हैं तो 2 वर्ड्स के बीच आप स्पेस देते हैं। जितना स्पेस चाहिए स्पेस बार को दबा दीजिए, लेकिन ये सेम फॉर्मूला HTML में काम नहीं करता है, तो इसके लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस यूज किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बाकी ऐसे ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जैसे आप सीखते जाएंगे खुद ही डिस्कवर कर लेंगे। वेब डेवलपमेंट की दुनिया में HTML वो बाइसिकल है जिसकी मौजूदगी से आपका काम कभी नहीं रुकेगा। मतलब अगर आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है तो आप HTML से भी अपना पर्पस पूरा कर सकते हैं। इनफैक्ट HTML सीखकर आप जॉब भी पा सकते हैं।
दुनिया भर में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2024 तक आईटी इंडस्ट्री को लाखों सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप HTML में खुद को एक्सपर्ट बना ले तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर कई सारे रोल्स पर आप काम कर सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर जो वेब पेज को डिजाइन करता है जिनसे आप वेबसाइट पर इंटरैक्ट करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर का प्राइमरी काम होता है यूजर इंटरफेस को डेवलप करना। आपके मोबाइल पर जो स्क्रीन है, टच करना, स्क्रॉल करना, किसी वेब पेज या एप्लीकेशन का लॉक कैसा होगा, ये सब यही डिसाइड करते हैं। बैक एंड डेवलपर, इनका काम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS की कोडिंग करना। किसी वेब पेज के सोर्स फाइल पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी कोडिंग की गई होती है। वही होता है बैक एंड। कोडिंग के जरिए इनपुट्स डाले जाते हैं जो फ्रंट एंड पर डिस्प्ले होता है। फुल स्टैक डेवलपर मतलब जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम देखते हैं। वन मैन आर्मी टाइप, ये वेब सर्विसेज को डेवलप और मेंटेन करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड मैनेज करते हैं, नए प्रोडक्ट फीचर्स और API बिल्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग करते हैं और बग्स को भी फिक्स करते हैं। इन सभी रोल्स के अलावा एक HTML एक्सपर्ट, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग ऑपरेशंस मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट एंड SQL एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर का रोल भी पा सकता है। तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि HTML के साथ साथ अगर आप CSS और जावा स्क्रिप्ट में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे तो जॉब इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। लेकिन उसके लिए ना आपके पास कुछ जरूरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर साइंस, MIS या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। HTML डेवलपर के तौर पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। जावा स्क्रिप्ट, HTML एंड CSS जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस की डिटेल्ड नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेब डिजाइनिंग कैसे होती है और यूजर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की समझ होनी चाहिए। डेडलाइंस मीट करने की आदत आपको एडवांटेज देगी और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप करियर में आगे बढ़ते हैं। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो इंडिया में एक HTML डेवलपर को इजीली 3 लाख रुपए सालाना तो मिल ही जाते हैं। एक सिंपल कोडिंग लैंग्वेज होने के चलते आपको लगता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में HTML डेवलपर्स की ज्यादा डिमांड होगी नहीं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री पर काम करते हुए जब हमारी टीम ने इंडिया के एक पॉपुलर जॉब पोर्टल पर HTML डेवलपर जॉब्स इन इंडिया सर्च किया तो 55,800 से ज्यादा ओपनिंग्स दिखाई दी। मतलब फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, हर तरह के कैंडिडेट के पास मौका है अपनी स्किल्स के हिसाब से बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी पाने का। जहां तक बात है सैलरी ब्रैकेट्स की तो 3 लाख से 8 लाख रुपए तक के पैकेजेस में कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की, तो ये हायर सैलरीज पे करते हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट्स पर मिलियंस ऑफ मंथली विजिटर्स आते हैं और उन्हें एक स्मूथ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने के लिए उनके वेब पेजेस और साइट्स का जबरदस्त होना जरूरी है। हालांकि ऐसी कंपनीज उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है जिनकी रीजनिंग स्किल्स काफी अच्छी होती है। वैसे आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। इस तरह के ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, क्रिप्टोग्राफी, डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ वेब डेवलपमेंट की भी नॉलेज लगती है। और जब बात आती है वेब डेवलपमेंट की तो HTML, जावा स्क्रिप्ट और CSS ही चाहिए होते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जावा स्क्रिप्ट और CSS पर भी अलग से डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। अब क्यों C++, C# और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं और HTML में नहीं, तो इस बात को लेकर बहुत बहस की जा सकती है और इस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट की अलग अलग राय हो सकती है। जैसा कि HTML के नाम में है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो चलिए पता करते हैं कि क्यों HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी और बैक टू द बेसिक्स में जाकर ये समझना होगा कि कंप्यूटर और एक CPU क्या करते हैं। तो बेसिकली एक CPU 3 इंपॉर्टेंट चीजें परफॉर्म करता है। मेमोरी से डेटा रीड करता है, उस डेटा पर कंडीशनल लॉजिक परफॉर्म करता है और ये काम लाइट की स्पीड से करता है। तो किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए इन कंप्यूटर बेसिक्स को पूरा करना पड़ता है। लेकिन HTML वेरिएबल्स का यूज नहीं करता, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ नहीं करता जैसे इफ, देन और एल्स, और ये कोई भी लूपिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता जैसे फॉर एंड व्हाइल लूप। इनफैक्ट CSS और HTML भी साथ मिलकर के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्म नहीं करते। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में होता ही है और शुरुआत से इसके 5 वर्जन्स आने तक
इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी खत्म नहीं हुई है। और इससे भी बड़ी बात कि जब कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की डिसाइड करता है तो शुरुआत HTML से ही होती है। ये इतना बेसिक और इजी सिंटेक्स रखता है कि हर बिगिनर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ डेवलप करने में आसानी होती है। शुरुआत से ही HTML पर जो डिस्कशन चल रही है वो वेब पेज एंड वेब डेवलपमेंट सेंट्रिक रही है, लेकिन इनके अलावा भी HTML एक मल्टीटास्कर है। चलिए पता लगाते हैं। इसे ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे यूजर मैनुअल्स या टेक्निकल गाइड्स। आप इसका इस्तेमाल करते हुए एक सेट ऑफ HTML पेजेस तैयार कर सकते हैं, जिसे लोकली आपके कंप्यूटर पर और मोबाइल डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। आप इससे ई बुक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर रीड किया जा सकता है। EPUB एक ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है, जिससे डिजिटल बुक्स बनाने का काम होता है और ये HTML बेस्ड है। इससे बनाए गए बुक्स को आप स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और ई-रीडर्स पर पढ़ सकते हैं। HTML से आप इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर सकते हैं, जिसे वेब ब्राउजर पर व्यू किया जा सकता है। इसके लिए आप HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट से एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। HTML से मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनते हैं और इसके लिए कोर्डोवा या फोन गैप का यूज करना पड़ता है। मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी अकेले HTML के बदले जॉइंटली CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी ही पड़ती है। वेब डेवलपमेंट में काम चाहे जो भी हो, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक्स का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसलिए एक HTML या फुल स्टैक डेवलपर को ये ध्यान रखना होता है कि उसका बनाया वेब पेज साइबर अटैक्स को लेकर के वल्नरेबल ना हो। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल कि कैसे HTML साइबर सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे पहले बात क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS की। ये एक टाइप की वल्नरेबिलिटी है जहां पर वेब पेजेस के अंदर अटैकर्स मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इंजेक्ट कर देते हैं। इसलिए HTML कोड्स में अगर कहीं भी कोई खामी दिखाई दी तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह का एक और अटैक है क्लिक जैकिंग, जहां अटैकर्स क्या करते हैं कि बटन्स या लिंक्स को टारगेट करते हैं, जिसे क्लिक करने पर कुछ भी ऊट पटांग चीज हो सकती है। इसलिए इस तरह की अनइंटेंडेड एक्शंस ना हो, एक HTML डेवलपर को इसका ध्यान रखना पड़ता है। HTML के जरिए अटैकर्स वेब पेजेस में मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जिनसे किसी भी यूजर का कंप्यूटर इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए वेब पेजेस की सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी लूप होल रहा तो आपके किए कराए पर साइबर अटैक हो सकता है। HTML को फिशिंग ईमेल्स और फेक वेब पेजेस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। अटैकर्स कई बार ऐसे फेक लॉगिन पेजेस बनाते हैं जो दिखते बिल्कुल रियल हैं। तो अब ऐसे में एक नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं चलता, और अगर वो लॉगिन करता है तो उसके क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड्स चोरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बैंकिंग साइट पर गए और इस तरह की फिशिंग का शिकार हुए तो उस ऑर्गेनाइजेशन से आपका भरोसा उठ सकता है। इस तरह के रिस्क को कम करने के लिए वेब डेवलपर्स को हमेशा सिक्योर कोडिंग की आदत डालनी चाहिए। सिक्योर कोडिंग फ्रेमवर्क्स, वैलिडेटिंग यूजर इनपुट और डेटा सैनिटाइजेशन करना चाहिए, ताकि XSS जैसे अटैक्स को रोका जा सके। साथ के साथ वेबसाइट ओनर्स को हमेशा SSL और TLS एन्क्रिप्शन लेकर अपने साइट्स को सिक्योर करना चाहिए। इसके अलावा भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंट्रूजन डिटेक्शन और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स का होना जरूरी है। तो बाकी किसी सॉफ्टवेयर की तरह क्या HTML के लिए लाइसेंस चाहिए होता है? चलते चलते इसका जवाब भी जान ही लेते हैं। HTML एक ओपन स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए ये फ्री टू यूज है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन HTML डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाले ऐसे कई टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे Adobe Dreamweaver। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप HTML से कोई वेब पेज बना रहे हैं जहां कोई इमेज या दूसरी मल्टीमीडिया फाइल्स यूज हो रही हैं, जिनकी कॉपीराइट्स किसी कंपनी के पास है, तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग अग्रीमेंट की जरूरत पड़ सकती है या प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री से आपको HTML की ABCD तो क्लियर हो ही गई होगी। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।